हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है पार्थ क्लासेस पर, जहां हम किसी भी टॉपिक को बिल्कुल सरल भाषा में आसान तरीके से सीखते हैं, समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन आंसर, जो कि है यूरोप में राष्ट्रवाद। उसका हम क्वेश्चन आंसर पर बात करेंगे। इससे पहले आपका पूरा कंप्लीट चैप्टर का प्लेलिस्ट बना दिया गया है। यदि आप अभी तक नहीं देखे हैं तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जाकर ज़रूर देख लें। तो चलिए दोस्तों, हम इस चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर है उस पर बात करते हैं। ठीक, तो एक मिनट रुकिएगा। तो चलिए ध्यान से देखिएगा। हम यहाँ इसमें से क्वेश्चन बोलेंगे और आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव का और जो भरने वाला है उसका भी यहाँ आंसर लिख दिया गया है। और उसके बाद मिलान करने वाला जो 3 क्वेश्चन है, 1, 2 और 3, इस तीनों को यहाँ पर लिख दिया गया है। तो आप सभी ध्यान से देखें। पहला क्वेश्चन है अभ्यास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इटली एवं जर्मनी वर्तमान समय में यूरोप महादेश में आते हैं, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ग इसका सही आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? यानी कि वियना सम्मेलन में किस राजवंश की पुनर्स्थापना किया गया था? तो ये किया गया था बुर्बो राजवंश का। ऑप्शन नंबर ग आपका सही आंसर होगा। अब बात आया वियना सम्मेलन, तो वियना सम्मेलन हुआ कब था? तो वियना सम्मेलन हुआ था 1815 ईस्वी में। ठीक, इसका मेजबानी किया था मेटरनिख। ठीक, चलिए अब आते हैं तीसरा ऑब्जेक्टिव पर। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध जो है ये था कार्बोनरी दल से, कार्बोनरी संगठन से था। और ऑप्शन नंबर ख इसका सही आंसर हो जाएगा। हम मेजनी के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको याद रखना चाहिए कि मेजनी को इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इटली के एकीकरण का जो प्रारंभिक चरण था वो मेजनी के द्वारा ही पूरा किया गया था। मेजनी ने इटली का एकीकरण करने के लिए 1831 ईस्वी में यंग इटली तथा 1834 ईस्वी में यंग यूरोप नामक संगठन बनाया था। और कार्बोनरी दल के सदस्य भी थे मेजनी, तो बहुत बड़ा योगदान था। इसीलिए मेजनी को इटली के एकीकरण का मसीहा भी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन सा था? यानी कि इटली एवं जर्मनी का एकीकरण कौन नहीं होने देना चाहता था? तो वो था ऑस्ट्रिया। ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक, ऑस्ट्रिया। उस समय ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? उस समय ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिख, जो कि एक प्रतिक्रियावादी शासक था। चलिए अब आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो ये किया गया था प्रधानमंत्री के पद पर। प्रधानमंत्री के पद पर विक्टर इमैनुअल कौन था? तो एक राजनीतिज्ञ थे। कहाँ के थे? तो इटली के थे। चलिए अब देखिए छठा क्वेश्चन है कि गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीवाल्डी पेशे से एक नाविक था। और गैरीवाल्डी जो है इटली के एकीकरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। इन्होंने सिसिली तथा नेपल्स पर कब्जा कर लिया और उसको बुर्बो राजवंश की सत्ता से आज़ाद कराया था, उसे गणतंत्र घोषित कर दिया था। फिर इन्होंने रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई, किंतु काउंट काबूर की सेना उसके विरोध में आ गए और उसी समय 1862 में ही काउंट काबूर और गैरीवाल्डी के बीच क्या होता है? मुलाकात होता है। समझ गए? चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। जर्मन राइन राज्य संघ का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज्य संघ का निर्माण जो किया गया था ये किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने। नेपोलियन बोनापार्ट ने, चूँकि आपको बता दिया गया है कि जर्मनी जो था पहले था 300 छोटे बड़े क्षेत्रों में विभाजित था। 300 छोटे बड़े क्षेत्रों में विभाजित था, जिसे नेपोलियन ने
39 भागों में एकत्रित कर दिया। अब बताइए 300 भागों में बटा हुआ है और उसे 39 भागों में क्या कर दिया, एकत्रित कर दिया। बहुत अच्छा काम किया। और यही जो 39 भाग था इसी का नाम था जर्मन राइन राज्य संघ। किंतु जब वियना सम्मेलन हुआ था तो वियना सम्मेलन में जर्मन राइन राज्य संघ का नाम बदलकर जर्मन महासंघ रख दिया गया था। चलिए समझ गए। अब आगे देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, जाल्वेरिन एक संस्था थी। तो जाल्वेरिन एक संस्था थी किसकी, ये संस्था थी व्यापारियों की। 8 नंबर का हो जाएगा ख इसका सही आंसर। जाल्वेरिन व्यापारियों की एक संस्था थी। अब जाल्वेरिन संस्था बनाया किसके नेतृत्व में गया था, तो ये बनाया गया था परसा के नेतृत्व में। परसा के नेतृत्व में बनाया गया था ताकि व्यापारियों के बीच मतभेद ना हो, व्यापारी जितने भी हैं सब एक साथ मिल जाए और राष्ट्रवाद को क्या करे, बढ़ाए। इसलिए इसका गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था। रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था, तो ये किए थे वोटो वान बिस्मार्क ने। ऑप्शन नंबर ग इसका सही आंसर हो जाएगा, बिस्मार्क ने। और बिस्मार्क किस देश से संबंधित है, तो बिस्मार्क जर्मनी से संबंधित है। किस देश से संबंधित है, जर्मनी से संबंधित है, याद रखिएगा जर्मनी से संबंधित है। और बिस्मार्क जो है जर्मनी का एकीकरण करने के लिए 3 युद्ध लड़ते हैं, 3 युद्ध। ठीक, पहला लड़ते हैं डेनमार्क से, फिर लड़ते हैं ऑस्ट्रिया से, फिर लड़ते हैं फ्रांस से। अर्थात डेनमार्क का युद्ध, सेडोबा का युद्ध और शेडोन का युद्ध लड़ते हैं। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, जब शेडोन का युद्ध हुआ था फ्रांस के साथ, तब उस दोनों देशों के बीच संधि वार्ता के लिए, शांति संधि वार्ता के लिए 10 मई 1871 को हुआ था फ्रैंकफर्ट की संधि। अब देखें क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है, तो ये रहा है यूनान का। 11 का हो जाएगा ख नंबर सही आंसर। यूनान का क्यों, तो ध्यान से देखें, आपको थ्योरी में बता दिए थे कि यूरोप में सबसे अधिक विकसित ज्ञान विज्ञान साहित्य और विचार, चिकित्सा के क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में, यूनान सबसे आगे था। कोई देश उसके आसपास नहीं था, लेकिन समय बदला, उस पर तुर्की ने क्या कर लिया, अधिकार कर लिया, जिसके पश्चात वो धीरे धीरे यूनान का पतन होते चल गया। ठीक, और लेकिन जो अन्य जो देश था वो सभी यूनान से ही प्रेरणा लेकर, सीख कर अपना क्या किया, तरक्की किया, विकास किया। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1829 ईस्वी की एड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुई थी, तो ये हुई थी तुर्की के साथ। 12 का हो जाएगा सही आंसर, तुर्की के साथ हुआ था। और इस संधि में तुर्की का कहना था कि हम यूनान को आज़ाद कर देते हैं, स्वतंत्र कर देते हैं, लेकिन विश्व के सामने यूनान के ऊपर तुर्की का ही अधिकार माना जाएगा। नाम मात्र का ही अधिकार हो, लेकिन अधिकार माना जाएगा। लेकिन यूनान वासियों को जब ये बात पता चला तो यूनान वासी इसका क्या किए, विरोध किए, जिसके कारण 1832 में यूनान को स्वतंत्र करना पड़ा। चलिए ये तो हो गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं कि निम्नलिखित में रिक्त स्थानों को भरें। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों को भरने का, और हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। इस पर लिखते तो बहुत टाइम लगता, ठीक, तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसमें जो उसका सही आंसर जो होगा वो यहाँ पर लिख दिया गया है। तो आप सभी ध्यान से देखें। रिक्त स्थान को भरने में पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखें, डैश युद्ध में ही एक महान या महाशक्ति के पतन पर दूसरी यूरोपीय महाशक्ति का जन्म हुआ, अर्थात जिसका नाम जर्मनी था। फिर से सुने, डैश युद्ध में ही एक महाशक्ति के पतन पर दूसरी यूरोपीय महाशक्ति जर्मनी का उदय हुआ या जन्म हुआ, तो ये हुआ था
शेडोन के युद्ध के पश्चात। किस युद्ध के पश्चात? शेडोन का युद्ध, जो कि जर्मनी प्लस फ्रांस के बीच हुआ था। जर्मनी और फ्रांस के बीच हुआ था और ये युद्ध हुआ था 1870 ईस्वी को। 1870 ईस्वी को हुआ था। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, सेडोवा का युद्ध डैश और डैश के बीच लड़ा गया। तो सेडोवा का युद्ध जो लड़ा गया, ये लड़ा गया ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच। सेडोवा का युद्ध ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच लड़ा गया और ये युद्ध लड़ा गया था 1866 ईस्वी को। ठीक, चलिए अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है। 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने डैश युग का अंत किया था। डैश युग का अंत किया था। तो ध्यान से देखिएगा, ये होगा पुरातन युग या मेटरनिक युग भी हो जाएगा, या आप पुरातन युग भी कह सकते हैं। पुरातन युग, मेटरनिक युग या पुरातन युग का अंत किया था। मेटरनिक युग क्या है? यूरोप में 1815 से लेकर 1848 तक का युग मेटरनिक युग कहलाता है। चलिए अब चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि वेटिकन सिटी के राजमहल जहां डैश रहते थे, जो इटली के डैश से बचे रहे, तो वेटिकन सिटी के जो राजमहल था वहां पर पोप रहते थे। कौन रहते थे? पोप रहते थे। और ये जो है, ये क्षेत्र वेटिकन सिटी का जो क्षेत्र था वो इटली में जो एकीकरण के लिए जो संघर्ष हुआ था, वो संघर्ष से बचा रहा। तो संघर्ष से बचा रहा। समझ गए? चलिए अब आगे देखिए, पांचवा क्वेश्चन है कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद बवेरिया के शासक डैश को वहां का राजा घोषित किया गया। तो ओटो को, बवेरिया का शासक कौन था? ओटो, और इसी को वहां का राजा घोषित किया गया। इसी को वहां का राजा घोषित किया गया। और कब घोषित किया गया? तो ये किया गया था 1832 ईस्वी को। क्यों? क्योंकि 1832 ईस्वी में ही यूनान क्या हुआ था? आज़ाद हुआ था। किससे आज़ाद हुआ? तो ये हुआ था तुर्की से आज़ाद। चलिए आगे देखते हैं। हंगरी की राजधानी डैश है? तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। चलिए दोस्तों, तो ये भरने वाला भी कंप्लीट हो चुका है, जो रिक्त स्थानों को भरना था। ठीक, आशा करते हैं कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार देख लीजिए अच्छे से, फिर हम चलते हैं मिलान करने वाले पर। तो चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा मिलान करना है। मिलान कीजिए, और इसमें हमें 3 मिलान करने वाला है। और ये जो पूरा अभी जो देख रहे हैं आप सभी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा उसमें ये सभी सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है ना? इसलिए जब भी आप बोर्ड एग्जाम में बैठिए, उससे पहले इस सब को अच्छे से याद जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए आगे मिलान करने वाला देखते हैं। तो इधर है क और इधर है ब, समूह क और समूह ब, या अ बोल देते हैं। ठीक, तो आप सभी ध्यान से देखें कि मिलान करने के लिए हम इस तरह से जो क्षैतिज या तिर्यक जो लंबाई होती है उसे नहीं खींचे हैं, हम उसका जो आंसर है उसके आमने सामने लिख दिए हैं। ठीक ना? चलिए, पहला है कि मेजनी, दूसरा है हिगेल, तीसरा है बिस्मार्क और चौथा है विक्टर इमैनुअल। अब आपको ये दर्शाना है कि ये सभी व्यक्तियों का जो नाम लिखा गया है, ये व्यक्ति कौन था या किस देश से रिलेटेड है, उसके बारे में इधर समूह ब में दिया गया है। आपको मिलान करना है। तो ध्यान से देखिए, मेजनी जो था, मेजनी का संबंध इटली से था। कहाँ से था? इटली से था। और इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? मेजनी को ही कहा जाता है मसीहा। इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है मेजनी को। मेजनी ने इटली के एकीकरण करने के लिए 1831 में यंग इटली और 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किया था। ठीक, चलिए, और उसके साथ ही साथ मेजनी क्या था? कार्बोनरी दल का एक सदस्य भी था। चलिए दूसरा देखिए, हिगेल कौन था? तो हिगेल एक दार्शनिक था। हिगेल एक दार्शनिक था और मेजनी हिगेल के विचारों से ही क्या था? प्रभावित था। चलिए, और ये बिस्मार्क भी हिगेल के विचारों से क्या था? प्रभावित था। आगे देखिए, ये हो गया ये।
तीसरा कौन है? बिस्मार्क। बिस्मार्क कौन था? बिस्मार्क पर्सा का चांसलर था। और पर्सा कहाँ का था? पर्सा, ये देखिए, ये जर्मनी है और इसी का एक क्षेत्र था पर्सा, और यहीं का चांसलर था कौन? बिस्मार्क। इसलिए हम इसे क्या पढ़ते हैं? जर्मनी का चांसलर। तो बिस्मार्क कहाँ का चांसलर था? जर्मनी का चांसलर था। और बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण करने के लिए 3 युद्ध लड़ा था। कितना युद्ध? 3 युद्ध लड़ा था। कौन कौन सा युद्ध? 1864 में डेनमार्क का युद्ध, 1866 में सेडोवा का युद्ध, 1870 में शेडोन का युद्ध लड़ा था। डेनमार्क से भी लड़ा, ऑस्ट्रिया से भी लड़ा, और अंत में फ्रांस से भी लड़ा। ठीक। और लड़ने के लिए क्या किया? अपने रक्त एवं लहू नीति का अवलंबन किया था इसने। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा है कि विक्टर इमैनुअल कौन था? तो विक्टर इमैनुअल एक राजनीतिज्ञ थे। कौन थे? राजनीतिज्ञ। और कहाँ के थे? ये थे इटली के। विक्टर इमैनुअल कहाँ के थे? ये थे इटली के। ठीक। और विक्टर इमैनुअल ने काउंट काबूर को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किए थे। क्या नियुक्त किए थे? प्रधानमंत्री। तो चलिए, ये आशा करते कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक। चलते हैं अब दूसरे जो मिलान करने वाला क्वेश्चन है उस पर बात करते हैं। तो ध्यान से देखिए। दूसरा, समूह अ में आपको ये सभी दे दिया गया है, समूह व में आपको इधर दे दिया गया है, और उसका जो सही आंसर होगा उसके आमने सामने लिख दिया गया है। इसमें भी ठीक उसी प्रकार है। ठीक। चलिए, वियना सम्मेलन। तो वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो वियना सम्मेलन हुआ था 1815 ईस्वी को। 1815 ईस्वी को। और वियना सम्मेलन का नेतृत्व किसने किया था? मेटरनिख ने किया था। मेटरनिख। वियना सम्मेलन का नेतृत्व किसने किया था? मेटरनिख। और मेटरनिख कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। किसका चांसलर था? ऑस्ट्रिया का चांसलर, जो प्रतिक्रियावादी शासक था। प्रतिक्रियावादी क्या था? शासक था। चलिए, और आपसे पूछा जाएगा कभी क्या अक्सर पूछ देता है कि वियना सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? वियना सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? तो वियना सम्मेलन का उद्देश्य था पुरातन व्यवस्था का पुनर्स्थापना, यानी पुराने वाली जो व्यवस्थाएं थी उसको पुनः से लागू करना। कहाँ पर? फ्रांस में। ठीक। चलिए, अब आगे ये तो हो गया। दूसरा देखिए, मेटरनिख का पतन। तो मेटरनिख का पतन कब हुआ? 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद हुआ था मेटरनिख का पतन। ठीक। और मेटरनिख कौन था? इसको कई बार बता चुके हैं कि मेटरनिख ऑस्ट्रिया का एक चांसलर था जो प्रतिक्रियावादी शासक था। ये मेटरनिख का पतन होने का रीजन है 1848 की क्रांति। और यूरोप में 1815 से लेकर 1848 तक के युग को मेटरनिख युग कहा जाता है, क्योंकि इसके बीच में जितने भी घटनाएं घटी यूरोप में, उस सभी में मेटरनिख का बहुत बड़ा हाथ था। ठीक। इसका बहुत बड़ा प्रभाव था उसके बीच। इसलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, इटली का एकीकरण, यानी कि इटली का एकीकरण कब हुआ? तो इटली का एकीकरण हुआ था 1871 ईस्वी में। इटली का एकीकरण 1871 में हुआ था। और इटली के एकीकरण करने में 3 व्यक्तियों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। कितने व्यक्तियों का? 3 व्यक्तियों का। पहला है मेजनी, दूसरा है काउंट काबूर, और तीसरा है गैरिबाल्दी। और आप चौथा का नाम लीजिएगा तो वो आ जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। और अगर पांचवा का नाम लेते हैं तो वो आ जाएगा विक्टर इमैनुअल। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेडोन का युद्ध कब हुआ? शेडोन का युद्ध कब हुआ? तो शेडोन का युद्ध हुआ था 1870 ईस्वी को। 1870 ईस्वी को किसके बीच हुआ था? तो शेडोन का युद्ध हुआ था पर्सा, या आप इसे जर्मनी कह सकते हैं, क्योंकि जर्मनी का ही एक भाग है। जर्मनी और फ्रांस के बीच, जर्मनी और फ्रांस के बीच हुआ था। ठीक। चलिए, ये भी आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, जो भरने वाला, सॉरी, मिलान करने वाला उस पर। इधर समूह अ है, इधर समूह ब है। पहला है कोसुत। कौन था? तो कोसुत जो था वो था हंगरियन राष्ट्रवादी नेता।
कोसुत हो गया, और फ्रांसिस डिक, ये दोनों हंगरियन राष्ट्रवादी नेता थे। ठीक, चलिए आगे देखिए, एड्रियानोपोल की संधि कब हुई? एड्रियानोपोल की संधि हुई थी 1829 ईस्वी को, और ये हुई थी तुर्की के बीच। किसके बीच? तुर्की के बीच। और इसी संधि के पश्चात 1832 ईस्वी को यूनान को स्वतंत्र कर दिया गया था। ठीक, तो आपसे क्वेश्चन इस तरह से भी घुमा देगा, पूछ देगा कि किस संधि के पश्चात यूनान का एकीकरण पूर्ण हुआ? तो ये हुआ था 1829 की एड्रियानोपोल की संधि के पश्चात। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, यूनान की स्वतंत्रता, यानी कि यूनान कब स्वतंत्र हुआ? तो ये हुआ था 1832 ईस्वी में। ठीक, और यूनान की स्वतंत्रता में आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि यूनान की स्वतंत्रता संग्राम में किस ब्रिटिश कवि का मृत्यु हो गया या शहीद हो गए? तो वो हुए थे लॉर्ड बायरन। कौन हुए थे? लॉर्ड बायरन। इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ठीक, लेकिन जब किसी अच्छे कार्य के लिए किसी की मृत्यु होती है तो उसे मृत्यु नहीं कहा जाता है, उसे कहा जाता है शहीद होना। उसे एक अच्छा सा इज्जत सम्मान दिया जाता है और उसे हमेशा के लिए अमर कर दिया जाता है। ठीक, चलिए चौथा क्वेश्चन है कि पोलैंड में आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1863 ईस्वी को। तो आशा करते हैं कि दोस्तों देखिए ये सभी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप सभी एक बार फिर से देख लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। और बात रहा इसका क्वेश्चन आंसर का, तो क्वेश्चन आंसर हम करवा चुके हैं। अब पूछिएगा कहाँ करवाए हैं? तो जितने भी आपको अलग अलग 5 वीडियो में अलग अलग टॉपिक्स को बताया गया है, आप उसको जाकर देखिए। आपको एक भी क्वेश्चन आंसर रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप एकदम आसान तरीके से समझ जाइएगा, बिल्कुल सरल भाषा में समझ जाइएगा। होता क्या है कि हम आपको तो यहाँ पर लिख के दे देंगे, हमको कोई क्या प्रॉब्लम है, हम सिर्फ यहाँ पर लिखेंगे, आपको बता के तुरंत दे देंगे। लेकिन क्या आपको सीधे रटना है? नहीं, रटना नहीं है, आपको समझना है और समझकर अपने भाषा में लिखना है। जब आप अपने भाषा में लिखिएगा और पढ़िएगा तो देखिएगा कि आप में क्या इम्प्रूवमेंट आता है। समझे? तो इसलिए आप रटने पर ध्यान नहीं दीजिए, आप समझने पर ध्यान दीजिए। और 5 वीडियो में हम जिस तरह से समझाए हैं, आप यकीन मानिए एक बार देखिएगा तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। आधा घंटा का वीडियो है, 30 मिनट का वीडियो होगा, अधिक से अधिक 35 मिनट, उससे अधिक नहीं होगा। तो आप जाकर देखिए। यदि आप अभी तक नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जाकर जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, तो फिर हम कल से पढ़ेंगे इसका दूसरा चैप्टर, जो कि आप देख रहे हैं समाजवाद एवं साम्यवाद। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में सबसे पहले देखेंगे, और देखने के पश्चात हम एक एक टॉपिक को जिस तरह से इस चैप्टर को कंप्लीट किए हैं उसी तरह से आगे वाले चैप्टर को भी कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी को दे देते हैं कि आज से रात 8 से लेकर 10 बजे के बीच आप सभी का लाइव क्लास चलेगा, और वो चलेगा साइंस का। फिजिक्स में सबसे पहले हम चैप्टर शुरू करेंगे, उसका हम लाइव क्लास लेंगे, आप सभी जुड़ना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। चलिए, धन्यवाद।